तो जय हिंद दोस्तों, आज हम समझेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान में बेसिकली हमको समझना ही है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के बारे में समझना है। तो आर्टिकल 79 में जिस चीज़ का जिक्र किया गया है उसके बारे में समझते हैं। तो आर्टिकल 79 में भारतीय संसद के बारे में जिक्र किया गया है। भारतीय संसद के स्थापना और गठन से संबंधित सभी चर्चाओं को इसमें उल्लेखित किया गया है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि भारतीय संसद का जो रूल और रेगुलेशन है, जो कि भारतीय संविधान के द्वारा बनाया गया विधि और कानून पर कार्यशील है अभी वर्तमान समय में भारत सरकार के अंतर्गत। तो उसके बारे में जानेंगे कि भारतीय संसद के कितने सदन है, भारतीय संसद का स्थापना कब हुआ, भारतीय संसद के कितने अंग है, और ये शब्द जो है संसद शब्द कहाँ से लिया गया है, और संसद का जननी कौन है। और भारतीय संसद को इंग्लिश में इंडियन पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय संसद को इंडियन पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में भारतीय संसद के बारे में जिक्र किया गया है। तो चलिए आज हम समझेंगे भारतीय संसद के बारे में, भारतीय संसद में क्या क्या हमको पढ़ना है वो सभी के बारे में देखते हैं बोर्ड पे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, और विस्तार पूर्वक इसको हम समझेंगे आज भारतीय संसद के बारे में, जो कि संविधान के आर्टिकल 79 में इसका जिक्र है। और साथ ही साथ हम भारतीय संसद भवन के इतिहास और उसका जो लोकेशन, उसका स्थिति भारत की राजधानी नई दिल्ली में कहाँ पे है उसके बारे में समझाएंगे। और बहुत सारे चीज़ों को, और भारत के जो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा उसके बारे में भी जानेंगे। और संसद के अंग जो कि होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि संसद के 3 अंग होते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं बोर्ड पे अच्छी तरह से, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा बोर्ड पे। तो चलिए आज देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान को जो लिखे हैं, जो भारतीय संविधान का जो रचयिता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के बारे में समझते हैं। तो आर्टिकल 79 में भारतीय संसद का जिक्र किया गया है, जो कि इंडियन पार्लियामेंट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि संसद शब्द कहाँ से लिया गया है। तो संसद शब्द किस देश से लिया गया है उसको समझते हैं। तो संसद शब्द जो है फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस जो कि यूरोप महादेश का एक विकसित देश के, सबसे विकसित देश के कैटेगरी में समझिए तो फ्रांस आता है। यूरोप महादेश के वही देश से, फ्रांस से संसद शब्द को लिया गया है, उठाया गया है। और आगे समझते हैं संसद के जननी। संसद के जननी कौन है? संसद जो कि सबसे पहले संसद की शुरुआत किस देश से हुआ है उसके बारे में समझते हैं। तो संसद शब्द की जननी ब्रिटेन को माना जाता है। तो ब्रिटेन जो कि आज के समय में इंग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है, जो संसद का जनक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 आते हैं। और इसके बारे में हम आगे देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे हम लोग। तो चलिए पहले देखते हैं कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो भारतीय संसद के अंग और कितने सदन में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं और भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो भारतीय संसद के सदन और अंग में कन्फ्यूजन होता है, जो कि आप अभी कन्फ्यूजन को दूर कर लें, क्योंकि भारतीय संसद के सदन की संख्या जो कि 2 होती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। और भारतीय संसद के अंग होते हैं जिसमें 3 होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि संसद के 3 अंग हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि भारतीय संसद का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय संसद का जो स्थापना हुआ था, इसमें भी एक इतिहास है, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि भारतीय संसद का स्थापना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय हुआ था। तो चलिए इसके बारे में 26 जनवरी 1950 को किस तरह हुआ था, इसके इतिहास के बारे में भी आगे जानेंगे। तो चलिए पहले हम आगे चलते हैं, संसद भवन के बारे में कुछ जानते हैं, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में संसद भवन जो बिल्डिंग है उसके बारे में समझते हैं। उसका जो निर्माण कार्य शुरू कब हुआ, कितना समय उसको बनने में लगा, कौन बनवाया था, उसका डिजाइनर कौन था, उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए देखिए बोर्ड पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय संसद भवन का निर्माण कब हुआ था। तो भारतीय संसद भवन का जो निर्माण हुआ था, निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1921 से 1927, जो कि 6 साल का लंबा समय भारतीय संसद भवन को बनने में लगा था। और इसका डिजाइनर कौन है उसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारतीय संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया था वो था एडविन लुटियंस एवं सर हर्बर्ट बेकर, जो कि भारतीय संसद भवन का
निर्माण कार्य शुरू करवाया था और डिजाइनर था एडविन लुटियंस एवं सर हर्बर्ट बेकर। और आगे समझते हैं कि भारतीय संसद को और भारतीय संसद के बारे में जानते हैं कि भारतीय संसद जो कि भारतीय हमारा जो देश का जो संसद है उसको संप्रभुता की शक्ति प्राप्त है। तो संप्रभुता की शक्ति क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो संप्रभुता का शक्ति यही होता है कि जिस पर किसी भी राज्य का और किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र का दबाव नहीं होता है उसे ही संप्रभुता बोला जाता है। जिस पर कोई दबाव नहीं हो उसे ही हम संप्रभुता के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि संसद को अगर कोई भी रूल रेगुलेशन लागू करना है भारत में, मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी चले गए कोई देश में, किसी देश के साथ कोई समझौता कर लिए और किसी राज्य में मान लीजिए कि कोई कंपनी आ रही है और उसका जो कारखाना खोलने वाला है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी राज्य है भारत का, उसमें अगर खोलना है तो संसद अपने आप संसद को किसी भी राज्य से परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो उसी को संसद को जो किसी भी राज्य से परमिशन लेने का जो ज़रूरत नहीं है तो उसी के अनुसार भारतीय संसद को संप्रभुता बोला जाता है कि संप्रभुत्व की शक्ति संसद को प्राप्त है जो कि स्वतंत्र है, जिस पर किसी का दबाव नहीं है, उसी को संप्रभुता बोला जाता है। तो भारतीय संसद के पास ये शक्ति प्राप्त है। चलिए अब आगे समझते हैं संसद भवन के बारे में, संसद भवन के कुछ इतिहासों के बारे में समझते हैं। तो चलिए देखिए बोर्ड पे पहले समझते हैं। तो संसद भवन का जो देखिए संसद भवन का जो निर्माण कब हुआ था और इसका डिजाइन किसने किया था तो समझ लिए हैं, और इसके जो कुछ इतिहास है उसके बारे में समझते हैं। तो संसद भवन जो कि संसद भवन को 1921 से 1927 में इसको जो बनाया गया था, जो कि इसका जो शिलान्यास किया गया था संसद भवन का, और ड्यूज ऑफ कनाट करके एक महामहिम थे, उसी ने इसका शिलान्यास करवाया था। जो कि डिजाइन इसका किया था सर एडविन लुटियंस एवं सर हर्बर्ट बेकर संसद भवन का डिजाइन करवाया था। और शिलान्यास में जो एक तरह से नींव होता है उसको रखवाया था ड्यूज ऑफ कनाट, जो कि महामहिम था ब्रिटिश शासन के अधीन में, उसी ने इसका नींव रखवाया था। और आगे देखते हैं संसद भवन का जो कि 1921 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 6 साल के लंबा समय में 1927 को यह बन के तैयार हो गया। और 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड इरविन इसे 18 जनवरी 1927 को संसद भवन को शाही विधान परिषद के रूप में खोला था। शाही विधान परिषद के रूप में 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इसे 18 जनवरी 1927 को शाही विधान परिषद के रूप में खोला था। तो चलिए आप समझ गए होंगे इसको। तो शाही विधान तो ये भारत सरकार के अंदर में उस समय तो देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो अभी जो 26 जनवरी जो यहाँ पे देखे हैं आपकी 26 जनवरी 1950 में इसका स्थापना हुआ। तो देश आज़ाद होने के बाद उससे पहले ब्रिटिश शासन के अधीन में जो कि संसद भवन था। तो इसके बारे में कुछ इतिहास जानते हैं कि भारतीय संसद का स्थापना कब हुआ था, जो कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इससे पहले भी एक इतिहास है जिसमें देखिए एक 6 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा करके एक समिति का गठन हुआ था, संविधान सभा। तो संविधान सभा ने इसको 6 दिसंबर 1946 को इसका स्थापना हुआ था संविधान सभा का। तो जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का जब अंत हुआ तो संसद भवन का जो बागडोर है वो संविधान सभा के अंतर्गत आ गया, संविधान सभा के अधीन आ गया। तो संविधान सभा का जो 6 दिसंबर 1946 को इसका स्थापना हुआ था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, क्योंकि 2 दिन बाद जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करना था और संसद भवन को भारत सरकार के अंतर्गत 26 जनवरी को ले लिया गया। जो कि संविधान सभा पहले लिया था, जो कि 6 दिसंबर 1946 को इसका संविधान सभा का स्थापना हुआ। और उसके बाद जो कि ब्रिटिश शासन के देश आज़ाद होने के बाद संविधान सभा ने संसद भवन को अपने अधीन में कर लिया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग करके 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो भारत सरकार संसद भवन को अपने अधिकार में ले लिया। और अभी तक भारत सरकार के अंदर में संसद भवन जो कि कार्य करता है और संसदीय व्यवस्था भी कार्य करता है भारत सरकार के अंतर्गत। तो चलिए आज संसद भवन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक और बात है कि संसद भवन का आप लोकेशन जानते हैं कि संसद भवन का जो स्थिति है भारत के राजधानी नई दिल्ली में, वो कहाँ पे है। तो संसद भवन का जो स्थिति है, तो संसद भवन के बारे में जानते हैं। संसद भवन नई दिल्ली में, संसद भवन जो नई दिल्ली में है तो राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर की दूरी पर संसद मार्ग पर स्थित है, जो सेंट्रल विस्टा को पार करके इंडिया गेट, युद्ध स्मारक, प्रधानमंत्री कार्यालय, आवास, मंत्री भवन तथा
भारत सरकार के अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों वाले इकाइयों से घिरा हुआ है संसद भवन, ठीक है। तो यहाँ पे चर्चा हुआ है सेंट्रल विस्टा और युद्ध स्मारक का। तो सेंट्रल विस्टा के बारे में सबसे पहले समझते हो। तो सेंट्रल विस्टा वही है कि सेंट्रल विस्टा जो कि रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक राजपथ के किनारे भारत की राजधानी नई दिल्ली के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को बोला जाता है सेंट्रल विस्टा, ठीक है। और युद्ध स्मारक क्या है? तो युद्ध स्मारक जो कि इंडिया गेट के आसपास में भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए इसको बनाया गया था। युद्ध स्मारक को भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए, जो कि इंडिया गेट के आसपास में इसका निर्माण हुआ है। तो चलिए हम अब समझ चुके होंगे भारतीय संसद के कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में और भारतीय संसद भवन के कुछ इतिहासों के बारे में। तो चलिए अब हम समझेंगे आगे संसद के सदनों के बारे में और भारतीय संसद के कितने अंग हैं उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में, जो कि भारतीय संसद की चर्चा है, उसमें भारतीय संसद के सदन के बारे में जानते हैं कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं और कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या खासियत है, उसका जो रूल रेगुलेशन है उसके बारे में जानते हैं। संसद के दोनों सदन, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 सदन में आते हैं। तो चलिए बोर्ड पे देखिए, जो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे कि संसद के सदन के बारे में समझना है, इंडियन पार्लियामेंट के सदन के बारे में समझना है। तो देखिए सबसे पहले है राज्यसभा और लोकसभा, जो कि संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का जिक्र है, और लोकसभा का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जिक्र है। तो चलिए पहले हम समझेंगे राज्यसभा के बारे में, उसके बाद लोकसभा के बारे में समझेंगे अच्छी तरह से। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल जो कि अनंत होता है, इसका कोई सीमा नहीं है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल पूछेगा तो अनंत मारना है। एग्जाम में पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है। तो स्टूडेंट लोगों को जो कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे आज कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जिसमें समझिए कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो अनंत होता है, जो कि कभी अस्थायी सदन है राज्यसभा, तो भंग नहीं होता है राज्यसभा का कार्यकाल। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है। अगर सदस्य पूछेगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष, और राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा, जो क्वेश्चन घुमा कर पूछता है, तो अनंत होगा, जो इन्फिनिटी होगा। राज्यसभा जो एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राज्यसभा के सीटों की संख्या के बारे में आज हम समझेंगे। तो राज्यसभा के सीटों की जो संख्या है वो 245 की संख्या में राज्यसभा की सीटों की संख्या है। तो 245 की जो संख्या है, जिसमें 233 और 12, 233 का जो होता है वो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, जिसको विधायक लोग चुनते हैं। हर एक स्टेट के जो विधायक होते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों का जो विधायक है वो 233 सीट का वोट डालते हैं। 233 सीट पर जो सदस्य रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उसको वोट डालते हैं विधायक लोग। तो 233 सीट का चुनाव होता है, और 12 जो सीट है, 12 सीटों का जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। 12 सदस्य जो राष्ट्रपति चुनते हैं 12 सदस्यों को। तो 12 सदस्य में मनोनीत कौन कौन से सदस्य होते हैं? जो 12 सदस्य होते हैं उसमें जो विज्ञान एवं साहित्य और कला के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट भूमिका निभाता है, उसी को 12 सदस्य में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होता है, जो कि साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका निभाता है। तो चलिए राज्यसभा के बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब आगे समझते हैं लोकसभा के बारे में। तो संसद के दूसरा सदन जो कि लोकसभा है, उसके बारे में समझते हैं। तो लोकसभा का चर्चा आर्टिकल 81 में है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का चर्चा है। और लोकसभा का कार्यकाल पूछेगा तो लोकसभा कार्यकाल जो कि भंग होता है, एक अस्थायी सदन है लोकसभा, जो कभी भी 5 साल के अंदर में भंग हो सकता है। और लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का है। तो लोकसभा का जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव 5 वर्षों पर होता है। तो 5 वर्षों के पहले भी लोकसभा भंग हो सकता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ऑप्शन में अगर भंग हो सकता है, चाहे रहता है, भंग हो सकता है, चाहे नॉन ऑफ दीज रहेगा, 5 साल, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष रहेगा, नॉन ऑफ दीज रहेगा। तो इसमें जो कि कार्यकाल 5 वर्ष तो होता ही है, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन जो अस्थायी सदन लोकसभा है, तो ये 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकता है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर कि लोकसभा का कार्यकाल
कितना दिन का होता है और ये कब भंग हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में आप लोग समझ लिए होंगे लोकसभा के बारे में। तो आगे समझते हैं कि लोकसभा के सीटों की जो संख्या है वो कितना है। तो लोकसभा के सीटों की संख्या 545 की संख्या में है, लोकसभा के सीटों की संख्या है। तो लोकसभा के सीटों की संख्या 545 है, जिसमें 543 पर चुनाव होता है, जिसको जनता चुनता है। लोकसभा के मेंबर को जनता के द्वारा चुना जाता है, जिसको एमपी बोलते हैं, सांसद बोला जाता है उसको हिंदी में, और उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंग्लिश में बोला जाता है। संसद के सदस्य को बोला जाता है सांसद, जो कि 543 की संख्या में उसका निर्वाचन होता है। और दो जो होता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है, वो होता है एंग्लो इंडियन, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। तो लोकसभा के बारे में जो कि सीटों की संख्या 545 है, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का है। लोकसभा की जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के बीच में भंग हो सकता है। लोकसभा का जो कौन से आर्टिकल में आता है वो 81 है। लोकसभा का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 81 में लोकसभा को समाहित किया गया है, और राज्यसभा को आर्टिकल 80 में समाहित किया गया है। और इसका जो कार्यकाल है अनंत है, जो कभी भंग नहीं होता, अस्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा अस्थायी सदन है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसमें सीटों की संख्या 245 है, जिसमें 233 सीटों का चुनाव होता है, और 12 सीट जो होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो कि 12 सीटों में जो मनोनीत किया गया जो सदस्य होता है वो विज्ञान, साहित्य और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका निभाता है, उसी को चुना जाता है 12 सदस्यों के रूप में। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं अब, जो कि भारतीय संसद के सदन के बारे में तो हम समझ लिए। तो अब आगे समझते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में जो भारतीय संसद का जिक्र है, उसमें राज्यसभा और लोकसभा, जो कि संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसके बारे में हम आगे समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा का जिक्र है, और आर्टिकल 81 में लोकसभा का जिक्र है। तो चलिए अब राज्यसभा के बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद लोकसभा के बारे में समझेंगे। तो राज्यसभा के जो आपको सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा के जो मेंबर बनने के लिए आपको 30 वर्षों की न्यूनतम आयु चाहिए। अगर आपका आयु 30 वर्ष हो चुका है न्यूनतम, तो आप राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितना न्यूनतम आयु है, तो 30 वर्ष है। तो आगे समझते हैं कि इसका चुनाव किस प्रक्रिया से होता है, उसके बारे में समझते हैं, और इसके चुनाव के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो चुनाव जो कि इसका 2 वर्षों पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो 2 वर्षों पर, यानी 2 वर्ष पर, हर 2 वर्षों पर इसके जो सदस्य होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं, उसका 1/3 मेंबर का हर 2 वर्षों पर चुनाव होता है। और इसके जो मेंबर होता है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। और किस तरह 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, और इसका जो चुनाव होता है, राज्यसभा के सीटों की जो संख्या है 245 है, और इसको 3 पार्ट में करके चुनाव किया जाता है, जो कि 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य का चुनाव किया जाता है। तो अब आगे समझते हैं इसके चुनाव का जो प्रक्रिया है उसके बारे में बाद में समझेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे अस्थायी सदन, जो कि राज्यसभा को बेसिकली बोला जाता है अस्थायी सदन, उच्च सदन, शिक्षित लोगों का सदन और द्वितीय सदन, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स यहाँ भी इसको एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स किस सदन को बोलते हैं, किस सदन को बोलते हैं, तो राज्यसभा के को बोलते हैं। तो जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स बेसिकली जो बोला जाता है वो यूके में बोला जाता है, जो कि इंग्लैंड में बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा को। और सीनेट बोला जाता है अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसको सीनेट के नाम से राज्यसभा को बोला जाता है। तो कभी कभी कंपेरिजन पूछ देता है एग्जाम में, इंडिया के भी एग्जाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और सीनेट के बारे में, जो कि अपना भारतीय राज्यसभा से कंपेरिजन कर देता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं लोकसभा के बारे में समझते हैं। तो लोकसभा में क्या क्या खासियत है उसके बारे में समझते हैं। तो लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 में इसका जिक्र है, संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा का जिक्र है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके मेंबर बनने के लिए, इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है उसके बारे में समझते हैं। तो इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो 25 वर्ष अगर आपका आयु हो गया है तो आप लोकसभा के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि चुनाव जो इसका होता है वो किस तरह से होता है। तो इसका चुनाव 5 वर्षों पर सभी सदस्यों का चुनाव होता है। 5 वर्ष सभी सदस्य का कार्यकाल पूरा होता है, तो टोटल सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों पर होता है। लेकिन राज्यसभा में है कि राज्यसभा में टोटल सदस्यों का चुनाव एक ही बार नहीं होता है, इसमें दो वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। इसलिए चुनाव होता है 2-2 वर्ष। मान लीजिए कि 5 वर्षों के बाद इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो कार्यकाल समाप्त हो गया, मान लीजिए इसका भी कार्यकाल समाप्त हो गया, राज्यसभा का भी। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों का कार्यकाल अगर समाप्त हो गया, तो मान लीजिए कोई देश पर बाहरी आक्रमण हुआ, तो इसका डिसीजन लेने के लिए कौन होगा, तो संसद को संप्रभुता की शक्ति प्राप्त है। तो राज्यसभा का जो 2 वर्षों पर जो 1/3 सदस्य का चुनाव होता है, और कुछ सदस्य तो उसमें बचे रहेंगे ना, पूरा सदस्य का तो चुनाव होगा नहीं।
तो वो उस समय जब बाहरी आक्रमण, जब चीन अमेरिका कुछ भी, चीन पाकिस्तान से अगर युद्ध होता है तो उस समय डिसीजन लेने के लिए राज्यसभा का सदस्य आगे आएंगे। अगर लोकसभा उस समय भंग हो चुका रहेगा तो राज्यसभा के सदस्य आगे आएंगे, जो कि इसको संसद को संप्रभुता की शक्ति प्राप्त है इसी के तहत। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं लोकसभा के सदस्यों का जो वोट डालता है उसके बारे में समझते हैं। लोकसभा के सदस्यों को जो वोट डालता है वो जनता डालता है। ये तो आप जानते हो ये अच्छा तरह से कि लोकसभा को जो सदस्य होता है उसका वोट जनता के द्वारा दिया जाता है। तो लोकसभा के बारे में कुछ फैक्ट है उसके बारे में समझते हैं। तो लोकसभा को अस्थायी सदन भी बोला जाता है, अस्थायी सदन, क्योंकि यह 5 साल के पहले भी भंग हो सकता है लोकसभा, इसीलिए इसको अस्थायी सदन बोला जाता है। तो इसको समझते हैं, इसको निम्न सदन भी बोला जाता है। लोकसभा को निम्न सदन के कैटेगरी में भी रखा जाता है और इसी को प्रथम सदन बोला जाता है। और प्रथम सदन और द्वितीय सदन, तो प्रथम सदन और द्वितीय सदन के बारे में हम समझेंगे कि इसको प्रथम सदन क्यों बोला जाता है और इसको द्वितीय सदन क्यों बोला जाता है। तो पहले देख लेते हैं कि लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन, जो कि इंग्लैंड में इसको हाउस ऑफ कॉमन के नाम से भी जाना जाता है लोकसभा को, और अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से लोकसभा को जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में कंपैरिजन पूछ लेता है भारतीय एग्जाम में, लोकसभा के हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि भारतीय लोकसभा से कंपैरिजन उसका रहता है, उसके बारे में। तो चलिए अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको बेसिक नॉलेज जो था उसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि इसको प्रथम सदन, लोकसभा को प्रथम सदन और द्वितीय सदन क्यों बोला जाता है। तो प्रथम सदन लोकसभा को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जितना भी जो कि सरकार, विधायक, जो सांसद लोग होता है वो सरकारी आदमी नहीं होते हैं। जो मंत्री के पद पर चला गया और प्रधानमंत्री जो भी है वो सरकारी आदमी के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वो जो मंत्रियों का जो परिषद जो बैठता है वो लोकसभा में बैठता है। तो मंत्री जितने भी राज्यसभा के भी अगर मंत्री है ना तो लोकसभा में ही बैठेंगे अगर मंत्री हो गए हैं तो इसीलिए इसको प्रथम सदन के रूप में लोकसभा को बोला जाता है और राज्यसभा को द्वितीय सदन के रूप में जाना जाता है। तो चलिए और राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे समझते हैं इसके चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। राज्यसभा के चुनाव का जो प्रक्रिया है उसके बारे में समझते हैं और लोकसभा के चुनाव के प्रक्रिया के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं संसद के दोनों सदनों के चुनाव के बारे में, जो कि भारतीय संसद के 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा है, जिसकी चर्चा राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा के आर्टिकल 81 में है। तो उसका जो चुनावी प्रक्रिया है, राज्यसभा और लोकसभा का चुनाव किस तरह से होता है और उसमें उसका जो चुनाव का प्रक्रिया है उसके बारे में डायग्राम के बेस पर समझेंगे कि उसको कैसे समझना है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले राज्यसभा है जो कि आर्टिकल 80 में, जिसका चुनाव 2 वर्षों पर 1/3 सदस्यों का इसमें चुनाव होता है। हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का राज्यसभा में चुनाव होता है। और लोकसभा के बारे में जानते हैं तो लोकसभा का जो चुनाव होता है 5 वर्षों में सभी सदस्यों का एक ही बार चुनाव हो जाता है। तो 5 वर्षों के बाद फिर नए सदस्य आते हैं इसमें लोकसभा में, और राज्यसभा में हर 2 वर्षों पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो यहाँ पे डायग्राम के बेस पर समझते हैं कि यहाँ पे देखिए संसद है, यहाँ पे लिख देते हैं कि संसद के बारे में समझिए। तो संसद जो राज्यसभा और लोकसभा, तो संसद में राज्यसभा एक रूम राज्यसभा का रहता है, एक रूम लोकसभा का रहता है। तो इसमें देखिए कि पहले राज्यसभा के जो चुनावी प्रक्रिया है उसके बारे में समझते हैं। तो राज्यसभा का जो 245 सीट है उसमें 3 पार्ट में चुनाव होता है, 1, 2, 3, क्योंकि 3 पार्ट में यहाँ पे बांट कर डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें देखिए कि 3 पार्ट में 245 सीटों का चुनाव होता है। इसमें हर 2 साल पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। हर 2 साल पर, प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो पहला पार्ट में देखिए, मान लीजिए कि 2021 में पहला पार्ट का अगर चुनाव हुआ है तो अगला पार्ट का, इस पार्ट का 2023 में चुनाव होगा और फिर अगला पार्ट का 2 साल बाद 2025 में चुनाव होगा, जो तीसरा पार्ट का होगा। तो ऐसे चलते चलते 2 साल का अंतराल देखिए, 2021 से 2023, 2023 से 2025, 2 साल का अंतराल पर चुनाव हो रहा है। तो पहला पार्ट का 2021 में हुआ, दूसरा पार्ट का 2023 में हुआ और तीसरा पार्ट का 2025 में, 2 साल के अंतराल पर। देख लीजिए यहाँ पे कि 2 साल के अंतराल पर फिर 2025 में जो तीसरा साल का जो चुनाव हुआ है, पहला का 2021, उसके बाद 2023, 2 साल के अंतराल पर, फिर 2023 से 2025 में 2 साल के अंतराल पर, 2025 से फिर 2027 में होगा। तो 2027 से फिर रिपीटेशन होकर जाइए कि 2027 में देखिए 2025 से 2027 में रिपीट होकर गया, जो कि पहला पार्ट में आ गया। तो देख लीजिए कि आपको बताए थे कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष पूरा हुआ कि नहीं हुआ। देखिए 2021 से 2027 में गया, जैसे कि 2 साल के अंतराल पर हुआ, 3 पार्ट का अलग अलग करके चुनाव हुआ और 2025 के बाद जब चुनाव होगा तो अगला 2027 में होगा। तो फिर पहला पार्ट में चल जाएगा। तो 2027 में जब चुनाव हुआ तो देखिए 2021 से 2027, जो कि 21 से 27 में जाने के 6 साल पूरा गया। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल 6 साल पूरा हो गया। यहाँ पर
देखिए 23 से 19 6 साल पूरा हो गया, 25 से 31 6 साल पूरा हो गया। तो इसमें हर एक पार्ट का जो राज्यसभा का सदस्य है उसका कार्य 6 साल पूरा हो रहा है। तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से राज्यसभा का चुनाव होता है। और लोकसभा देख लीजिए तो लोकसभा का 5 वर्षों में सभी सदस्यों का चुनाव होता है एक बार। समझ लिए होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार से होता है, तो उसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे समझते हैं संसद के तीनों अंगों के बारे में, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा का चर्चा हम लोगों ने संसद के सदनों के बारे में जिक्र कर चुके हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो अब समझेंगे संसद के अंग, जो कि 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें हमको केवल चर्चा करना है अब राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में देखिए, समझते हैं बोर्ड पे। तो चलिए समझते हैं कि राष्ट्रपति का जो भारत में क्या रोल है उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए, राष्ट्रपति जो कि आर्टिकल 52, राष्ट्रपति को आर्टिकल 52 में रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की चर्चा है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का संवैधानिक प्रधान होगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। तो राष्ट्रपति के ऊपर भारत में कोई भी नागरिक को स्थान नहीं दिया जाएगा। जो भारत का राजा के रूप में राष्ट्रपति को माना जाता है, समझ लीजिए कि भारत के राजा, जो कि भारत के प्रमुख नागरिक, राष्ट्रपति को ही माना जाता है। तो आगे चलिए देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में समझते हैं। तो राष्ट्रपति पद का जो योग्यता है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 में अनुच्छेद 58 में रखा गया है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 58 में। तो चलिए देखते हैं कि पहला जो इसका योग्यता है उसके बारे में क्या कहा गया है भारतीय संविधान में। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 58 में जो राष्ट्रपति के पद की योग्यता है, उसमें पहला जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जो राष्ट्रपति होगा वो भारत का नागरिक होगा, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति के पद के लिए कार्यरत होगा, योग्य होगा। तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका होना चाहिए। जो 35 वर्ष की आयु को पूरा या उससे ज़्यादा आयु का होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष और नहीं तो उससे ज़्यादा की आयु को पूरा कर चुका होना चाहिए। तो आगे समझते हैं कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होना चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य होने की जो योग्यता होता है सेम राष्ट्रपति को वैसा ही योग्यता चाहिए कि लोकसभा का सदस्य होने का योग्यता जो होता है वो राष्ट्रपति को भी वैसा ही योग्यता चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो चलिए अब आगे समझते हैं, चुनाव के समय कोई लाभ के पद पर न होना चाहिए। तो चुनाव के समय जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकारी कोई जॉब, सरकारी कोई नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई मंत्री है, कोई सांसद है, कोई विधायक सांसद है और कोई मंत्री है, तो वो राष्ट्रपति या तो राज्यसभा का सांसद या लोकसभा का सांसद या कोई मंत्री है तो लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। ओनली फॉर कोई गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी को लाभ के पद पर माना जाता है। तो वही लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, जो योग्यता है उसमें दिया गया है। तो चलिए अब समझते हैं राष्ट्रपति के बारे में, जो कि समझ में आप लोगों को अच्छी तरह से आ चुका होगा आर्टिकल 52 और आर्टिकल 58 के बारे में, जिसमें आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का चर्चा है और आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का नागरिक होगा, जो भारत का सबसे प्रमुख नागरिक होगा और भारत का संवैधानिक प्रधान होगा। और भारत के राष्ट्रपति में एक बात और है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय सशस्त्र बलों का सेना नायक होता है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का जो कि सेना नायक होता है राष्ट्रपति। तो चलिए अब आगे समझते हैं और राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या खासियत है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि आर्टिकल 53, तो आर्टिकल 53 में भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 में कहा गया है कि आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहता है। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति रहती है, कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। जो संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहता है। तो आगे देखिए आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 54 में, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि आर्टिकल 54 में जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल 54 है, जिसमें तो जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में एक भाग कौन लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों का विधायक और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का भी निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं आर्टिकल राष्ट्रपति के चुनाव में, जो कि आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो आर्टिकल 54, तो राष्ट्रपति को निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति को 50 प्रस्तावक और 50
अनुमोदक विधायक का जो ज़रूरत पड़ता है, जिसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक विधायकों का राष्ट्रपति को ज़रूरत पड़ता है, जिसमें राष्ट्रपति को, इसका मतलब हुआ कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का मतलब हुआ कि जैसे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कितना हुआ 100, तो 100 कम से कम 100 विधायक जो होगा वो राष्ट्रपति को पहचानता होगा, जानता होगा, तो उसी को बोला जाता है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक विधायक जो कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव जो कि आर्टिकल 54 से संबंधित है। तो आगे देखते हैं राष्ट्रपति का जो आर्टिकल 55 में कहा गया है, आर्टिकल 55 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 55 में यही कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया जो कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो आर्टिकल 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जो कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में, उसका चुनाव कैसे होता है वो किसी और वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज आप लोगों को भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 जो कि भारतीय संसद का चर्चा है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। लोकसभा जो राज्यसभा और लोकसभा, जो कि राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81 में उसका जिक्र है। और उसके बाद हम लोग समझे हैं राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 54 है और आर्टिकल 55 है, आर्टिकल 58 के बारे में समझे हैं। तो उसमें क्या क्या विशेषता था उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आपसे उम्मीद होगी कि इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा चैनल है, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है अभिजीत GS एक्सप्लोर सेंटर के नाम से, तो उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखकर लाइक कीजिए।